आज का हमारा टॉपिक है एजियोट्रॉप। तो जब भी मैं वर्ड एजियोट्रॉप बोलता हूं तो एग्जैक्टली क्या आपके माइंड में आना चाहिए? आपके माइंड में आना चाहिए एक सॉल्यूशन जो दो लिक्विड्स के मिलने से बना है। तो जैसे ही मैंने वर्ड बोला एजियोट्रॉप तो आपके माइंड में आया एक सॉल्यूशन जो दो लिक्विड्स के मिलने से बना है। मगर इस सॉल्यूशन में एक इंटरेस्टिंग चीज होती है कि ये सॉल्यूशन एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर बॉईल होता है। तो क्या सॉल्यूशन का एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर बॉईल होना कोई इंटरेस्टिंग चीज है? हाँ, कांस्टेंट टेम्परेचर पर प्योर लिक्विड्स बॉईल होते हैं, जैसे वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पर, एथेनॉल 78.5 डिग्री सेल्सियस पर, नाइट्रिक एसिड 83 डिग्री सेल्सियस पर। मगर सॉल्यूशंस यानी मिक्सचर का एक कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट की जगह एक रेंज ऑफ टेम्परेचर होती है जिसमें वो बॉईल होता है। मीनिंग ये मिक्सचर 120 से 130 डिग्री के बीच बॉईल होगा, कोई मिक्सचर 110 से 120 डिग्री के बीच बॉईल होगा। तो यहां एक इंटरेस्टिंग चीज यानी एक अजीब चीज ये है कि सॉल्यूशन, एक ऐसा सॉल्यूशन मुझे मिल गया है जिसका जो एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर बॉईल हो रहा है। तो अगर ये कांस्टेंट टेम्परेचर पर बॉईल हो रहा है तो इसमें लिक्विड एंड वेपर फेज की कंपोजिशन सेम हो जाएगी। मतलब कि अगर मैं लिक्विड को हीट करूंगा तो जो बनने वाले वेपर्स हैं, लिक्विड फेज और वेपर फेज की कंपोजिशन सेम आएगी। ये वर्ड्स बेशक अभी शुरुआत में सुनने के लिए टफ है, इसीलिए मैंने बोर्ड पर ये सब कुछ लिखा हुआ है ताकि मैं आपको यही वर्डिंग समझाऊं और एकदम आपके फिजिकली माइंड में आ जाए कि एजियोट्रॉप एक्चुअली में क्या चीज होती है। चलिए सबसे पहले मैं एजियोट्रॉप ही समझाता हूं, ये वर्ड का मीनिंग। सपोज ये हमारा सॉल्यूशन है और ये एजियोट्रॉप नहीं है। आपने सुना, ये एजियोट्रॉप नहीं है। इसमें 40% लिक्विड ए है और 60% लिक्विड बी है। ये कंपोजिशन हो गई। मैं परसेंटेज बता रहा हूं, फ्रैक्शन बताऊं या मोल्स ही बताऊं, कितना मोल ये है कितना, यानी ए और बी के कंपैरिजन में अमाउंट बता रहा हूं, कंपेयर कर रहा हूं, रिलेटिव अमाउंट। तो ये कंपोजिशन हो गई। तो मेरे से अभी पूछे गई कंपोजिशन क्या है इसकी, तो मैं कहूंगा 40-60। 80 डिग्री सेल्सियस का मतलब है कि ए इस टेम्परेचर पर बॉईल होता है, यानी ए के पार्टिकल जल्दी बॉईल होते हैं। कम टेम्परेचर में ही पार्टिकल गैस में बदलने लगते हैं। तो इसका मतलब ए ऐसा लिक्विड है जो ज्यादा वोलेटाइल है, यानी जिसमें वेपर बनाने की टेंडेंसी ज्यादा है। वहीं बी ऐसा लिक्विड है जिसमें वेपर बनाने की टेंडेंसी कम है, यानी बी के पार्टिकल 100 डिग्री सेल्सियस तक लिक्विड फॉर्म में बने रहने में कैपेबल है। वहीं ए के पार्टिकल 80 डिग्री सेल्सियस से आगे या 80 डिग्री सेल्सियस पर ही लिक्विड फॉर्म में विदस्टैंड नहीं कर पाते हैं। तो कहां फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है? बी में, और ए में कम। तो अगर मैं अप्रोक्सीमेटली नियरली इस टेम्परेचर पर इस लिक्विड को हीट करूं, बेशक ये दोनों में से किसी का बॉइलिंग पॉइंट है या नहीं है, या दोनों के मिलने पर बॉइलिंग पॉइंट कुछ और हो गया है, इन सभी बातों को नजरअंदाज करते हुए मैं एक टेम्परेचर लेता हूं, मान लीजिए कि इंडिविजुअली ऐसे, और इन वैल्यूज को फिर देखा जाए तो 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लिक्विड ए और बी दोनों के वेपर प्रोड्यूस करेगा। क्योंकि अगर लिक्विड को हीट करोगे तो बेशक टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट तक ना पहुंच पाए बी के, मगर बी के भी कुछ पार्टिकल वेपर में बदलेंगे। अगर मैं पानी को गर्म ही करने चलूंगा तो 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बेशक अटेन ना हो, लेकिन उससे पहले ही वेपर बनने लगते हैं। दरअसल आप माइंड में कंफ्यूज है इवेपोरेशन यानी वेपर बनने और बॉइलिंग को लेकर। बॉइलिंग एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें लिक्विड के पार्टिकल नीचे, ऊपर, लेफ्ट, राइट यानी हर जगह से गैस फॉर्म में बदलने लगते हैं, यानी हर पार्टिकल के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूटने लगता है। तो जब मैं वाटर के लिए बॉइलिंग पॉइंट की बात करता हूं तो ये वो टेम्परेचर होता है जिसमें सारे वाटर मॉलिक्यूल्स का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक होने लगता है। मगर वेपर बनना एक प्रोसेस है जो सरफेस से होता है, यानी वही पार्टिकल वेपर में बदलता है जो सरफेस पर मौजूद होता है। एक लकी पार्टिकल जो सरफेस पर मौजूद है और उसमें ज्यादा काइनेटिक एनर्जी है, इतनी आ गई है, कम टेम्परेचर पर ही इतनी एनर्जी आ गई है कि वो दूसरे वाटर मॉलिक्यूल्स को छोड़कर बाहर निकल सकता है।
तो आप इस बात को माइंड में ध्यान रखिएगा कि वेपर कम टेम्परेचर पर भी बनेंगे। तो अगर मैं हीट करूंगा तो पहले कौन ऊपर, ज्यादा मात्रा में कौन ऊपर जाएगा, जो ज्यादा वोलेटाइल है, यानी ए ऊपर जाएगा ज्यादा। तो मैं यहां ए लिखता हूं कि ए के काफी वेपर बनेंगे। मैं तो ये कहता हूं कि मोस्टली, मैं कह रहा हूं 90% ए नीचे से ऊपर आ गया है, बहुत ही कम ए नीचे रह गया है। लेकिन बी के बारे में क्या बी के वेपर बनेंगे? हां, मगर किसके वेपर ज्यादा बनेंगे, ए या बी के? तो आंसर है ए के। तो अगर इस केस में मैं परसेंटेज निकालूं तो हो सकता है कि ए 90% आए ऊपर और बी सिर्फ 10%। तो ये क्या हुआ, ये कंपोजिशन चेंज हो गई, यानी मिक्सचर में, लिक्विड फेज में और वेपर फेज में, लिक्विड फेज में कंपोजिशन है 40-60 और वेपर फेज में है 90 और 10। इसका मतलब ये एजियोट्रॉप नहीं है अगर इसने ऐसे बिहेव किया। तो एजियोट्रॉप कैसे बिहेव करता है? एजियोट्रॉप ऐसे बिहेव करता है कि एजियोट्रॉप को जब मैं हीट करता हूं तो जो लिक्विड फेज है, मान लीजिए उसकी परसेंटेज 60-40 है, तो जो वेपर बनेंगे उनमें भी 60% बी और 40% ए होना चाहिए। यानी लिक्विड और 60-40 इंपॉर्टेंट नहीं है, लिक्विड फेज और वेपर फेज की कंपोजिशन सेम होनी चाहिए। तो अगर मैं इस पर टैग लगा देता हूं, मैं कहता हूं ये एजियोट्रॉप है, तो अगर मैं इस पर टैग लगा दिया कि एजियोट्रॉप है, अगर मैं दुनिया से अब एजियोट्रॉप बुला रही है, तो वो इस वजह से कि अगर मैं इसे हीट करता हूं ना, तो ऐसा नहीं होगा कि मोर वोलेटाइल ज्यादा वेपर बनाए और लेस वोलेटाइल कम वेपर बनाए, बल्कि आपको कोई अंतर होता हुआ नजर नहीं आएगा, नीचे और ऊपर कंपोजिशन सेम आएगी। यहीं पर एक बात समझिए, ऐसे कौन बिहेव करता है कि कंपोजिशन चेंज ना हो? कंपोजिशन तब चेंज नहीं होती है जब लिक्विड्स के सारे पार्टिकल सेम रेट से इवेपोरेट होने लगते हैं, यानी सभी में इवेपोरेशन की टेंडेंसी सेम हो। यानी एक प्योर लिक्विड अगर मैं वाटर लूं, तो वाटर 100% वाटर मैंने नीचे लिया है और मैं उसे हीट करूं, तो सारे वेपर भी किसके बनेंगे? वाटर के। यानी लिक्विड फेज और वेपर फेज की कंपोजिशन सेम आएगी। और ये होगा किसमें? ये होगा प्योर लिक्विड में। लेकिन यहां किसमें हो रहा है? सॉल्यूशन में। तो ऐसा सॉल्यूशन क्या कहलाएगा? एजियोट्रॉप। ए मिक्सचर विच बॉइल एट कांस्टेंट टेम्परेचर, यानी एक तो इसका कांस्टेंट टेम्परेचर है, एक तो इस मिक्सचर का मुझे ये ढंग से मार्क करने दीजिए, ये एक तो एक मिक्सचर का एक कांस्टेंट टेम्परेचर है जिस पर ये बॉइल होता है, और दूसरी चीज कैन डिस्टिल एंड चेंज इन कंपोजिशन। डिस्टिल का मतलब है कि मैंने 60-40 लिया, वेपर बनाए, फिर वेपर को ठंडा करके फिर लिक्विड बनाया, तो लिक्विड भी 60-40 है, जो लिक्विड डिस्टिल होकर आया है वो भी 60-40 है। तो ये फिगर्स से हम कुछ बात एक्स्ट्रा समझने की कोशिश करेंगे, जिससे डीप हमारे माइंड में ये बात जाए कि एक्चुअली में क्या एजियोट्रॉप्स में होता है। तो चलिए, सपोज मेरे पास एक मिक्सचर है जिसमें 10% एथेनॉल है और 95% वाटर। बहुत ध्यान से देखिए इसे, 10% इथेनॉल और 95% वाटर। आपको पता है कि ना इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट 78.5 डिग्री सेल्सियस होता है और वाटर का 100। अब जरा नीचे आ जाइए, वाटर के मॉलिक्यूल्स आपस में इस बॉन्ड से जुड़े होते हैं, क्योंकि वाटर में हाइड्रोजन पर पॉजिटिव और ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए वाटर के मॉलिक्यूल आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं। सेम एथेनॉल में भी एक मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन और दूसरे मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन आपस में चार्ज की वजह से, अपोजिट चार्ज की वजह से इंटरेक्ट है, तो ये बॉन्ड भी क्या कहलाएगा? हाइड्रोजन बॉन्ड। तो यहां एक बात है कि हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्गर बॉन्ड्स होते हैं नॉर्मल डाइपोल इंटरेक्शन, वन डेर वाल इंटरेक्शन के कंपेयर में, लेकिन यहां दोनों जगह हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो वाटर के हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होते हैं और अल्कोहल के वीकर। ये बात कैसे समझ में आएगी? अभी तो आप इसे लर्न कीजिए डायरेक्ट, ये स्ट्रॉन्ग और ये वीकर। तो हाइड्रोजन के बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है और इथेनॉल के बॉन्ड वीकर,
तो यही चीज दिखा रही है यहां पर कि इथेनॉल के ये बॉन्ड 78.5 पर ही ब्रेक हो जाएंगे। हालांकि 78.5 जरूरी नहीं है, ये बात ध्यान रखना, सरफेस पर मौजूद इथेनॉल पार्टिकल कम टेम्परेचर पर भी दूसरे को छोड़कर निकल सकते हैं। यानी जो लकी, जो किस्मत वाला पार्टिकल होगा जिसे कम टेम्परेचर पर ही इतनी एनर्जी मिल जाए कि वो ये बॉन्ड तोड़कर निकल जाए। लेकिन नॉर्मली हम क्या कहेंगे कि नॉर्मली ये बॉन्ड ब्रेक होने के लिए इतना टेम्परेचर चाहिए, और वाटर में 100। आपने ये सुना है कि हर लिक्विड का एक वेपर प्रेशर होता है, और लिक्विड वेपर में यानी गैस में तभी बदलता है जब एटमॉस्फेयर से लगने वाले पार्टिकल्स का नीचे की ओर प्रेशर, यानी हर लिक्विड पर एटमॉस्फेयर नीचे की तरफ प्रेशर डाल रहा है। क्लोज कंटेनर में भी, क्लोज भी कंटेनर बेशक क्लोज हो, लेकिन उसमें भी ऊपर गैस मौजूद होती है, यानी एटमॉस्फेयर की मिक्सचर गैसेज का मौजूद होता है। तो एक एटीएम प्रेशर ऊपर से नीचे की तरफ एटमॉस्फेयर की गैसें डालती है। तो अगर इन लिक्विड्स को ऊपर उठना है इनके खिलाफ, तो इन्हें भी कम से कम एक एटीएम प्रेशर लगाना होगा। तो इसका मतलब इथेनॉल एक एटीएम प्रेशर 78.5 पर लगाता है, इसीलिए इथेनॉल के मॉलिक्यूल 78.5 पर लिक्विड फेज को छोड़कर ऊपर चले जाते हैं। और वाटर इतना प्रेशर यानी एक एटीएम कितने पर लगाता है, 100 डिग्री सेल्सियस पर। तभी एक एटीएम प्रेशर जनरेट होने पर वाटर के मॉलिक्यूल्स भी ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में चले जाते हैं, यानी बॉयल हो जाता है वाटर भी। तो एक सीधी सी बात देखिए कि इथेनॉल को एक एटीएम वेपर प्रेशर जनरेट करने के लिए 78.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए, और वाटर को 100 डिग्री सेल्सियस एक एटीएम जनरेट करने के लिए। तो अगर मैं आपसे एक बात कहूं कि अगर मैं दोनों लिक्विड्स को 50 डिग्री सेल्सियस पर लूं, और मैं फिर आपसे पूछूं कि किसका वेपर प्रेशर ज्यादा है, टेम्परेचर सेम है दोनों का, मैं पूछता हूं किसका वेपर प्रेशर ज्यादा है, तो सेम नहीं बता रहा है। इथेनॉल ज्यादा वेपर बना सकता है 50 डिग्री पर कंपेयर किसके, वाटर के, यानी उसी का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है। इस बात को हम आगे अप्लाई करेंगे। चलिए अब यहां आ जाइए, दोनों को मैंने मिक्स किया, और आपको पता है कि अगर मैं इन दोनों को मिक्स करूंगा तो पहले सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल वाटर से अटैच था, इथेनॉल से अटैच था, मिक्स करने पर वाटर किसके साथ अटैच हो जाएगा, इथेनॉल के। और आपको यह बात भी ध्यान रखनी है कि जब वाटर के मॉलिक्यूल्स इथेनॉल से अटैच होंगे तो बनने वाले हाइड्रोजन बॉन्ड, यहां फिर से हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा इथेनॉल और वाटर के बीच, और बनने वाले हाइड्रोजन बॉन्ड और भी वीक होंगे, वीकर। यानी अगर मैं ऐसे लिख दूं कि ये दो मॉलिक्यूल है ए और ए, ये दिस वन, ये ए, और ये दूसरा मॉलिक्यूल है बी, और ये है बी, तो ए और बी के बीच जो अट्रैक्शन है, ए बी अट्रैक्शन दोनों से ही वीक है, यानी ए से भी और बी से भी। तो अगर ऐसा है तो जब मैं इथेनॉल और वाटर को मिलाऊंगा तो इथेनॉल और वाटर के मॉलिक्यूल्स भी आपस में इंटरेक्ट करेंगे, यानी इथेनॉल और वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच एक नया इंटरेक्शन बनेगा, और ये इंटरेक्शन वीक होगा। यानी काफी पार्टिकल अंदर ऐसे होंगे वाटर प्लस इथेनॉल के जो आपस में जुड़े हुए होंगे, और वो पार्टिकल लिक्विड फेज में रहना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि उन पार्टिकल्स के बीच वीकर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। तो वो पार्टिकल जल्दी से इवेपोरेट होने की कोशिश करेंगे, यानी एक दूसरे का साथ छोड़कर लिक्विड फेज से किसमें बदलने के लिए, वेपर फेज। यानी कि दोनों को मिलाने पर जो लिक्विड्स के पार्टिकल जनरेट होंगे उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। हालांकि सारे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम नहीं है, लेकिन कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऐसे जनरेट होंगे जिनमें अट्रैक्शन मॉलिक्यूल्स के बीच कम होगा, तो यानी इवेपोरेट होना आसान होगा उनके लिए। तो यहां पर ऐसा नहीं बोलना है कि अब बॉइलिंग पॉइंट 78.5 है मिक्सचर का या 100 है, बल्कि इस मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट मैं 10 और 95 पर
10 एंड 95 पर मैं इसका बॉइलिंग पॉइंट लगभग 87 डिग्री सेल्सियस, ये लगभग वैल्यू है। यानी एक तरीके से दोनों का मिला जुला असर है कि बॉइलिंग पॉइंट अब सॉल्यूशन का 87 डिग्री सेल्सियस हो गया। 87 पर सारे बॉन्ड नहीं टूटेंगे। मैंने कहा ना सॉल्यूशन जब होता है तो बॉइलिंग पॉइंट वर्ड उतना ठीक नहीं होता है सॉल्यूशन के लिए। 87 डिग्री सेल्सियस वो टेम्परेचर है जिस पर मैक्सिमम वेपर जनरेट किए जा सकते हैं। मतलब वेपर्स स्टार्ट होंगे बनना, मैक्सिमम वेपर स्टार्ट 87 डिग्री सेल्सियस से बनना होंगे। चलो मैंने इसे हीट किया 87 पर, या मेरे को पता चल गया कि हाँ भाई 87 पर हीट करना है। कौन सा लिक्विड ज्यादा वेपर बनाएगा? इथेनॉल, क्योंकि इथेनॉल में बॉइलिंग पॉइंट कम है, अट्रैक्शन कम है, तो इथेनॉल के मॉलिक्यूल जो अंदर है वो ज्यादा वेपर में बदलेंगे। तो मैं इथेनॉल के मॉलिक्यूल्स को वेपर में दिखाने के लिए यहां पर ये इस्तेमाल करता हूं कि मैं ये इथेनॉल के मॉलिक्यूल वेपर में बदले। ये एक, बहुत सारे मॉलिक्यूल मैं ऐसे बनाऊंगा, ये इथेनॉल या वाटर के मॉलिक्यूल वेपर में बदले। अब क्या वाटर मॉलिक्यूल इवेपोरेट नहीं होगा? हाँ होगा ना, वाटर मॉलिक्यूल भी इवेपोरेट होगा, यानी वाटर के मॉलिक्यूल भी वेपर में बदलेंगे, लेकिन ज्यादा। जैसे मैं मान के चलता हूं कि इथेनॉल तो 90%, 99% इथेनॉल के पार्टिकल वेपर में बदल गए, यानी ऊपर आ गए, नीचे बहुत कम पार्टिकल रह गए इथेनॉल के। लेकिन वाटर के पार्टिकल्स जो ऊपर वेपर में बदले उनकी परसेंटेज बहुत कम है, 5-7%, 8% मॉलिक्यूल ही वाटर के ऊपर गए हैं। अब यहीं पर आप एक बात समझिए कि अगर मैं ये वेपर्स जिसमें इथेनॉल भी है और वाटर भी है, इथेनॉल और वाटर दोनों इसमें मौजूद है, तो जो वेपर इथेनॉल प्लस वाटर के ऊपर उठ रहे हैं, अगर मैं इन वेपर्स को यहां ले आऊं उठकर, तो मैं यहां कंपोजिशन लिख रहा हूं इस ट्यूब में, ट्यूब जो है अंदर, मैं यहां लिख रहा हूं कि इथेनॉल कितने परसेंट है और वाटर कितने परसेंट है। और अगर मैं ऐसा लिख दूं कि 45% इथेनॉल है और 55% वाटर है, तो आप ये तो नहीं सोच रहे कि पानी ज्यादा क्यों है। मैं तो कह रहा था पानी कम इवेपोरेट होगा। आप सोचेंगे तो मैं एक तरीका बताता हूं समझने का। मान के चलिए कि मेरे पास 100 मॉलिक्यूल है वाटर के और 2 मॉलिक्यूल है या 5 मॉलिक्यूल है एथेनॉल के। मैंने दोनों को हीट किया और मैं ये मानकर चलता हूं कि 100% इथेनॉल वेपर में बदल गया, लेकिन 100% भी बदलेगा तो कितने मॉलिक्यूल ऊपर जाएंगे? 5, क्योंकि 5 ही मैक्सिमम थे। और पानी के मैं ये मानकर चलता हूं कि 10% मॉलिक्यूल ही वेपर में बदले। तो लेकिन मॉलिक्यूल मैंने 100 लिए और 100 का 10% करूंगा तो कितने मॉलिक्यूल ऊपर जाएंगे? 10। तो जो ऊपर वेपर बनेंगे उसमें 10 मॉलिक्यूल वाटर के हो गए और 5 इथेनॉल के। तो अभी भी वेपर्स किस लिक्विड से रिच है? वाटर से। लेकिन ज्यादा देर तक ऐसा नहीं रहेगा। अब देखिए, मैं इस वेपर को ठंडा करता हूं और ठंडा करके मैंने इसे इसमें डाला। तो अब ये जो ठंडा करके मैंने दोनों लिक्विड्स को इकट्ठा किया है, इसमें 45% इथेनॉल है और मैंने इसमें लिया है 55% वाटर। अब इस मिक्सचर को, इस कंपोजिशन को यहां से लीजिए, ये वेपर की कंपोजिशन हो गई और ये लिक्विड की। तो क्या लिक्विड की और वेपर की कंपोजिशन सेम है? नहीं, तो ये एजियोट्रॉप नहीं है। अब मैं इसे यहां लेकर आता हूं, यहां इसे उठाकर मैं इसमें डाल, यानी यही कंपोजिशन लिखा है ना, देखो 45% इथेनॉल 55% वाटर। फिर हीट कर रहा हूं, मगर अब टेम्परेचर हीट करने के लिए कम चाहिए। यानी कि जैसे जैसे इथेनॉल बढ़ रहा है, पहले इथेनॉल 10% था, 87 पर बॉईल करना पड़ रहा था, अब इथेनॉल 55% है, 45 है तो 80 पर। तो यानी जितना ज्यादा इथेनॉल अंदर होगा उतने ही कम टेम्परेचर पर सॉल्यूशन को बॉईल करना पड़ेगा, क्योंकि इथेनॉल के पार्टिकल्स ज्यादा वोलेटाइल है, इसीलिए कम टेम्परेचर बॉइलिंग के लिए इस्तेमाल करना पड़ेगा। इस बार 80 डिग्री सेल्सियस पर मैंने दोनों को इवेपोरेट करना चालू किया, जिसमें वाटर मॉलिक्यूल्स भी मौजूद हैं, और अब बताइए जो वेपर्स बनेंगे, ये वेपर्स बने, ये वेपर
ये वेपर किस मॉलिक्यूल से रिच होंगे, इथेनॉल और वाटर। चलिए गैस करने दीजिए, मैं लिखता हूं। देखिए अब काफी अमाउंट इथेनॉल के अंदर है, काफी, और मैं कह रहा हूं 90% से ज्यादा इथेनॉल इवेपोरेट हुआ। मैं कह रहा हूं 99 या 100% इथेनॉल इवेपोरेट हुआ। तो काफी कंपैरिजन में लगभग बराबर अमाउंट है। और अगर आप इथेनॉल की इतनी ज्यादा परसेंटेज इवेपोरेट होगी, क्योंकि इथेनॉल ज्यादा वोलेटाइल है, तो अब जो वेपर बनेंगे वो किससे रिच होंगे, इथेनॉल से। यानी वो वेपर बनेंगे, मैं वेपर को ठंडा करके कलेक्ट कर लूंगा, और इस बार होगा 60% इथेनॉल और 40% वाटर। यानी धीरे धीरे पानी कम होता जा रहा है। अब मैं इसे इसमें पलटता हूं, ठीक है जी। अब मैं इसे इसमें पलटता हूं, और इसमें पलटने के बाद मैं यहां पर ये बनाता हूं कि बहुत सारा यहां पर इसके अंदर इथेनॉल है, और ये बहुत सारा इथेनॉल मैंने बनाया है इसके अंदर, और पानी थोड़ा कम हो गया है बच्चों। ये पानी के मॉलिक्यूल्स हैं जो थोड़े कम हैं, ये थोड़े कम वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। अब अगर मैं इस सॉल्यूशन को हीट करता हूं, फिर से इस मिक्सचर को हीट करता हूं, तो अब और भी कम टेम्परेचर चाहिए बॉईल करने के लिए। क्यों? क्योंकि इथेनॉल की अमाउंट और बढ़ गई। जितना ज्यादा इथेनॉल आएगा बॉइलिंग पॉइंट उतना ही कम होता जाएगा। अब मैंने इसे हीट किया, वेपर किससे रिच होंगी, इथेनॉल से। तो जो वेपर की कंपोजिशन आएगी, सपोज यहां वेपर्स हैं, ये वेपर्स हैं, ये वेपर्स हैं, और जो वेपर की कंपोजिशन आएगी, उस कंपोजिशन में मैं मान के चलता हूं कि 95% इथेनॉल है और 5% ही वाटर बचा है। यहीं पर अब इसे कलेक्ट कर लीजिए, कूल डाउन, ठंडा कीजिए। ये वेपर्स ठंडे होने पर लिक्विड हो जाएंगे, और आप वेपर्स कलेक्ट करेंगे यहां पर, और इस जगह पर जब आप वेपर कलेक्ट करेंगे तो आपको एक इंटरेस्टिंग फिनोमिना ये नजर आएगा। क्या है वो फिनोमिना? वो फिनोमिना अभी मैं बताता हूं। मैंने इसे कलेक्ट किया, अब मैं इसमें कंपोजिशन लिखता हूं। मैंने कंपोजिशन लिखी, इसकी कंपोजिशन है 95% इथेनॉल एंड 5% वाटर। तो ठीक है, 95% इथेनॉल एंड 5% वाटर। अब मैं इसे इस कंटेनर में डालता हूं। ऐसे ही कंटेनर है, वो भी थोड़ा रफ बनाया हुआ है। मैंने फिर इसे इस कंटेनर में डाला। क्यों? मैं और हीट करना चाहता हूं ना इसे, ताकि ये 5% वाटर भी निकल जाए। और अब 78.2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए अप्रोक्सीमेट लिक्विड को वेपर में बदलने के लिए। लेकिन अब अगर मैं इस लिक्विड को हीट करता हूं, जिसकी कंपोजिशन है 95% इथेनॉल एंड 5% वाटर, और अब मैं इस कंपोजिशन को हीट करता हूं, तो हीट करने पर वेपर बनेंगे। और एक इंटरेस्टिंग फिनोमिना यह है कि वेपर में भी 95% इथेनॉल है और 5% वाटर, यानी कि मिक्सचर की लिक्विड फेज की कंपोजिशन और वेपर फेज की कंपोजिशन अब क्या आ रही है, सेम। तो इस समय ये जो टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर दोनों लिक्विड्स को बॉईल कर रहा है, इथेनॉल को भी और वाटर को भी। यानी अब ऐसा नहीं हो रहा है कि इथेनॉल ज्यादा वोलेटाइल है तो ज्यादा वेपर ऊपर जा रहे हैं, और वाटर कम वोलेटाइल है तो कम वेपर ऊपर जा रहे हैं वाटर के, और ऊपर जाने पर इथेनॉल ज्यादा हो जाता है और वाटर कम। बल्कि अब इथेनॉल और वाटर दोनों में सेम टेंडेंसी है इवेपोरेट होने की। तो आखिर ये कैसे हुआ कि दोनों में सेम टेंडेंसी आ गई इवेपोरेट होने की? ये फिनोमिना थोड़ा इंटरेस्टिंग भी है और थोड़ा सा इसमें माइंड भी लगाना पड़ता है। तो मैं आपको एक चीज ये बताता हूं। देखिए, अंदर वाटर काफी कम है और इथेनॉल बहुत ज्यादा। तो ऐसी सिचुएशन में इथेनॉल के लिए ये चांसेस काफी ज्यादा है कि इथेनॉल के मॉलिक्यूल बहुत सारे किससे अटैच हो, इथेनॉल से। मगर जब इथेनॉल के मॉलिक्यूल वाटर से अटैच होते हैं, इथेनॉल के मॉलिक्यूल वाटर से क्यों अटैच होते हैं? देखिए, इथेनॉल इतना ज्यादा है और वाटर इतना कम है, तो अंदर
वाटर के सभी मॉलिक्यूल किससे घिरे हुए हैं? इथेनॉल से घिरे हुए हैं। तो वाटर के मॉलिक्यूल अगर इथेनॉल से घिर जाएंगे, अगर ये वाटर के मॉलिक्यूल इथेनॉल से घिर जाते हैं तो ये बॉन्ड वीक होंगे या स्ट्रॉन्ग? तो ये बॉन्ड वीक होंगे या स्ट्रॉन्ग? आंसर है वीक। तो इस समय वाटर के सभी मॉलिक्यूल इथेनॉल से घिरे हुए हैं। तो जो पहले एक चीज ये थी स्टार्टिंग में, चलिए यहां लिखते हैं कि पहले एक चीज ये थी कि अगर मैं टेम्परेचर 78.2 लेता हूं, 78.2, तो अगर मैं 78.2 पर आपसे बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से पूछूं कि 78.2 डिग्री पर इथेनॉल का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा या वाटर, तो क्योंकि इथेनॉल ज्यादा वोलेटाइल था तो इथेनॉल का वेपर प्रेशर ज्यादा होना चाहिए और वाटर का वेपर प्रेशर कम। इस टेम्परेचर पर या किसी भी टेम्परेचर पर इथेनॉल का वेपर प्रेशर ज्यादा आएगा और वाटर का कम। तो इस समय वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच अट्रैक्शन घट गया है इस टेम्परेचर पर, यानी इस कंपोजिशन पर आकर वाटर के मॉलिक्यूल्स में इंटरेक्शन कम हो गया है क्योंकि उन्हें चारों तरफ से इथेनॉल ने घेर लिया। तो इसका मतलब वाटर का वेपर प्रेशर घटेगा बढ़ेगा? इंटरेक्शन कम हुआ है, इंटरेक्शन कम हुआ है तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा घटेगा? आंसर है कि इंटरेक्शन कम हुआ है तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा। किसका इंटरेक्शन कम हुआ है? वाटर मॉलिक्यूल्स का। तो वाटर मॉलिक्यूल का इंटरेक्शन कम हुआ है वाटर से क्योंकि इथेनॉल ने घेर लिया है चारों तरफ से, क्योंकि अंदर इथेनॉल ही इथेनॉल है, तो वाटर मॉलिक्यूल्स का वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब कि वाटर वेपर का नॉर्मली अगर इस टेम्परेचर पर हम नॉर्मल कंडीशंस की बात करें तो वाटर का वेपर प्रेशर कम आएगा, ये लाइन दिखाता हूं, ये कम, और इथेनॉल का ज्यादा। लेकिन अब वाटर का वेपर प्रेशर थोड़ा सा बढ़ गया है, तो मैं इस लाइन को थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं, इस वाली को, ये WE, W वाली लाइन थोड़ी सी मैंने ऊपर कर दी, वाटर का वेपर प्रेशर बढ़ गया है। और इथेनॉल का, इथेनॉल के मॉलिक्यूल्स मोस्टली वाटर से जुड़े हैं। इथेनॉल के भी इंटरेक्शन है लेकिन काफी मॉलिक्यूल इथेनॉल के वाटर से अटैच है। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्योंकि बहुत ज्यादा, मैं एक सीधी बात अगर ये कहूं कि इथेनॉल के काफी मॉलिक्यूल वाटर से अटैच होने की वजह से इथेनॉल मॉलिक्यूल्स के बीच जो अट्रैक्शन है वो और बढ़ गया है। क्यों? क्योंकि वाटर में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी ज्यादा होती है। तो अगर इथेनॉल और वाटर मॉलिक्यूल्स, यानी इथेनॉल के मॉलिक्यूल वाटर मॉलिक्यूल से घिरे हुए हैं चारों तरफ से, तो इथेनॉल के मॉलिक्यूल्स के बीच, क्योंकि वाटर में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी ज्यादा होती है, तो और ज्यादा इथेनॉल को जगह मिलेगी, यानी इथेनॉल के साथ भी हाइड्रोजन बॉन्ड बना पाएगा और इथेनॉल वाटर के साथ भी हाइड्रोजन बॉन्ड बना पाएगा। इसका मतलब इथेनॉल का अट्रैक्शन बढ़ेगा, तो ये वेपर प्रेशर थोड़ा सा घटेगा। और जब दोनों लिक्विड्स का इस टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर सेम आने लगेगा, तो जब दोनों लिक्विड्स का इस टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर सेम आने लगेगा, यानी ये टेम्परेचर अचीव होते ही ये दोनों लिक्विड वेपराइज होने लगेंगे, यानी दोनों का वेपर प्रेशर 1 atm हो जाएगा। तो इसीलिए दोनों लिक्विड्स एक साथ वेपर में बदलना स्टार्ट करेंगे, जैसे कि ये अलग अलग लिक्विड हैं ही नहीं, ये सारे एक ही लिक्विड के पार्टिकल्स हैं। तो ये बात ऐसे माइंड में रखनी है कि एजियोट्रॉप एक मिक्सचर है जिसमें लिक्विड फेज और वेपर फेज की कंपोजिशन क्या होती है? सेम होती है। और ये टेम्परेचर है। अब ये बात देखिए कि ये मिनिमम टेम्परेचर है, मिनिमम। तो मिनिमम टेम्परेचर पर, एक मिनिमम टेम्परेचर पर ये लिक्विड, एक मिनिमम टेम्परेचर पर इस लिक्विड के पार्टिकल्स की वेपर फेज, लिक्विड फेज और वेपर फेज की कंपोजिशन क्या आ रही है? सेम। तो मिनिमम टेम्परेचर आने की वजह से, मिक्सचर का मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट आ जाने की वजह से ये मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप है। अगर इस चीज को मैं ग्राफ से समझूं तो देखिए, ये कंपोजिशन है 10% इथेनॉल, 90% वाटर। अब यहां आ जाइए, इस कंपोजिशन, ये कंपोजिशन किसकी है? लिक्विड की। यानी ये लाइन लिक्विड के लिए, ब्लू वाली लाइन लिक्विड के लिए, ब्लू लिक्विड है, या यहां लिख दे ब्लू लाइन लिक्विड, आप सीधे याद रखिए ब्लू लाइन लिक्विड के लिए, लिख देता हूं, मैं एक काम करता हूं, ब्लू लाइन लिक्विड और ये लाइन वेपर के लिए।
अब टेम्परेचर इस परसेंटेज पर यहां लिखिए, यानी ये परसेंटेज है इस समय लिक्विड में, ये लिक्विड है ना नीचे, इसकी परसेंटेज ये है, ये लाइन लिक्विड को टच कर रही है। तो इस परसेंटेज को इस टेम्परेचर पर हीट करना पड़ेगा। तो अगर मैं इस टेम्परेचर पर हीट करूंगा तो इथेनॉल और बढ़ेगा और वाटर और घटेगा। तो मैं इसे यहां लेकर चलता हूं, हीट किया ना मैंने, इस टेम्परेचर पर हीट किया तो लाइन ऐसे खिसक जाएगी, यानी वेपर बन जाएंगे, और वेपर की कंपोजिशन नीचे से देखनी है। और जब मैं इन वेपर्स को कूल करता हूं नीचे आ जाता हूं, इन वेपर्स को कूल करके यहां आ गया, अब ये लिक्विड बन गया, यानी यहां लिक्विड है, यहां लिक्विड है, ये वेपर है। अब इस लिक्विड को किस टेम्परेचर पर हीट करना पड़ेगा, 80, यहां आ गया। अब मैं इस लिक्विड को हीट करता हूं 80 डिग्री सेल्सियस पर, तो ये वेपर की कंपोजिशन, ग्राफ ऐसे जा रहा है, देखिए ये ऐसे ऐसे। अब इस वाले को हीट करोगे तो ये वेपर बनेंगे, वेपर की कंपोजिशन क्या होगी 60-40, और जैसे मैं इसे कूल करूंगा तो ये लिक्विड बनेगा, और जो वेपर की कंपोजिशन होगी, चलिए मुझे लिखने दीजिए 1 मिनट, 45% वाटर 55% इथेनॉल इस जगह पर है, तो इस जगह पर भी 45% वाटर लिक्विड हो गया ना इसका, इस वेपर का ये लिक्विड, फिर ये वेपर बने और इनका ये लिक्विड, ग्राफ ऐसे गया। तो जब 60% इथेनॉल और 40% वाटर है, लगभग रैंडम वैल्यूज है ये, अप्रोक्सीमेट। अब मैं अगर इसे हीट करता हूं तो ये वेपर यहां आएंगे, यहां इस जगह पर, और इस जगह पर ये टेम्परेचर दिखाएगा 78.2, यानी अब 78.2 डिग्री सेल्सियस पर वेपर बनाया, और वेपर को ठंडा करूंगा तो वहीं पर ही देखो लिक्विड है, जहां वेपर है वहीं लिक्विड है 78.2 डिग्री पर, यहां देखिए। तो अब मैं अगर इस लिक्विड को 78.2 डिग्री सेल्सियस पर दोबारा गर्म करता हूं तो देखिए ये क्या बता रहा है कि 78.2 डिग्री सेल्सियस पर लिक्विड, अब अगर मैं 1 मिनट रुकिए, देखिए ये देखिए 80 डिग्री सेल्सियस पर ये लिक्विड है और ये वेपर है, कंपोजिशन अलग अलग है, लिक्विड की ये है वाटर और वेपर की ये है, मगर 78 डिग्री सेल्सियस पर वही पॉइंट लिक्विड के लिए वही वेपर के लिए है, यानी इस टेम्परेचर पर हीट करेंगे तो लिक्विड और वेपर दोनों की कंपोजिशन क्या आएगी, सेम आएगी। तो ग्राफ एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन ये नॉलेज लेना बड़ा जरूरी है एजियोट्रॉप के लिए। तो आपके बात समझ में आई हो, मैं इसीलिए बस इतना ही चाहता हूं इसमें। मैं इसके बाद आपको मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप पढ़ाऊंगा, अब वो आपको जल्दी समझ में आएगा, क्योंकि एजियोट्रॉप का क्राइटेरिया आप समझ चुके हैं, तो बहुत कम टाइम में आप ये बात समझ जाएंगे कि मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप क्या चीज होती है। तो चलिए, ये भी एजियोट्रॉप है, लेकिन जो पहले मैंने एजियोट्रॉप पढ़ाया था वो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप था, क्योंकि एक समय पर सिस्टम का बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम हो जाता था, यानी 78.2 लगातार घटता था और 78.2 एक मिनिमम वैल्यू देता था। अगर मैं उसके आगे जा सकता, कंपोजिशन चेंज कर सकता, तो फिर बॉइलिंग पॉइंट आगे घटता नहीं बल्कि बढ़ता। लेकिन क्योंकि 78.2% पर ही लिक्विड और वेपर फेज की कंपोजिशन सेम आ रही थी, इसलिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस में मैं इस बात को नहीं समझा सकता था कि आगे क्या होने वाला है। मेरे हिसाब से फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में प्रोसेस वहीं रुक जाना चाहिए था, और इसीलिए मैंने उसे वहीं पर रोक दिया। लेकिन ये जो एजियोट्रॉप है ये मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप है, यानी इसमें जैसे जैसे कंपोजिशन आगे चेंज होगी वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज नहीं बल्कि इंक्रीज होगा, और एक सर्टेन कंपोजिशन पर बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम आएगा। पिछले केस में मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप में AA BB इंटरेक्शन से AB इंटरेक्शन वीक होता था, इसीलिए बॉइलिंग पॉइंट लगातार डिक्रीज होता रहता था। लेकिन इस केस में AA इंटरेक्शन और BB इंटरेक्शन से स्ट्रॉन्ग है AB इंटरेक्शन, यानी वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉइल होता है और नाइट्रिक एसिड 83 डिग्री सेल्सियस पर बॉइल होता है। लेकिन जब मैं इनको मिलाता हूं तो जो नए इंटरेक्शन प्रोड्यूस होते हैं वो प्योर लिक्विड के किसी भी केस से स्ट्रॉन्गर है। तो मीनिंग मिलाने के बाद वाटर और नाइट्रिक एसिड के बीच में जो बॉन्ड्स बन रहे हैं उनमें स्ट्रॉन्गर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है
इसलिए मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाने वाला है। कितना बढ़ जाने वाला है? हम सिर्फ रैंडम वैल्यूज लेंगे बात को समझने के लिए। यहां प्रैक्टिकल वैल्यूज लिखना बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा और बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। आप यहां देखिए, जैसे मैंने 10% नाइट्रिक एसिड और 90% वाटर लिया, मतलब वाटर में नाइट्रिक एसिड मिला दिया, तो ये वाला इंटरेक्शन प्रोड्यूस हुआ होगा और बॉन्ड स्ट्रॉन्गर हो गए होंगे। तो इसलिए 105 डिग्री टेम्परेचर है, जो कि इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा है। मुझे इस टेम्परेचर पर अब इस लिक्विड को बॉइल करना है। मैं ये भी मान सकता हूं कि ये लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट है, या ये मान लेता हूं कि 105 सबसे सुटेबल, सबसे अच्छा टेम्परेचर है जिस पर इस प्रोसेस को अब स्टार्ट करना चाहिए। 105 डिग्री पर कौन ज्यादा वेपर बनाएगा? किस सब्सटेंस की ज्यादा परसेंटेज वेपर में बदलेगी? सवाल है, आंसर है नाइट्रिक एसिड, क्योंकि नाइट्रिक एसिड मोर वोलेटाइल है और वाटर लेस वोलेटाइल है, जो कि इनका बॉइलिंग पॉइंट बताना है। इसमें टेंडेंसी वेपर बनाने की ज्यादा है और इसमें टेंडेंसी वेपर बनाने की कम है। तो जब मैं इस मिक्सचर को हीट करता हूं तो नाइट्रिक एसिड ज्यादा परसेंटेज में ऊपर जाता है और वाटर कम। लेकिन फिर भी वाटर रिच है अमाउंट में कंपेयर किसके? नाइट्रिक एसिड के। लेकिन अगर आप ध्यान दें तो यहां पर नाइट्रिक एसिड ही ज्यादा बॉइल हुआ है। अगर नाइट्रिक एसिड ज्यादा बॉइल यानी ज्यादा वेपर में नहीं बदला होता तो वेपर में नाइट्रिक एसिड के पार्टिकल्स की परसेंटेज कैसे बढ़ती? लेकिन क्योंकि नीचे वाटर मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा थे, इसीलिए हुआ ये कि वाटर मॉलिक्यूल्स कम परसेंटेज में इवेपोरेट होने के बावजूद भी वेपर में उनकी कंपोजिशन रिच है। अब मैं इसे वेपर को ठंडा करूंगा, ये ठंडा करके कंडेंस हो जाएगा, मैं इसे यहां लूंगा, ये कंपोजिशन नोट करूंगा और फिर मैं आगे चलूंगा। यानी अब हम एक डिफरेंट कंपोजिशन पर है। अब मैं एक डिफरेंट कंपोजिशन पर हूं और इस कंपोजिशन में मुझे इसे ठीक कर लेने दीजिए। अब मैं 30% और HNO3 और मैं यहां लूंगा ये 30% HNO3 और 70% वाटर। ठीक है जी। तो अब यही कंपोजिशन है, मिक्सचर मैंने इसमें पलटा। अब इस बॉइलिंग पॉइंट को देखिए, टेम्परेचर और क्यों बढ़ा? और नाइट्रिक एसिड मैंने ऐड किया और वाटर और नाइट्रिक एसिड इंटरेक्शन हुए। ऐड नहीं किया, परसेंटेज हो गई ना नाइट्रिक एसिड की ज्यादा, तो और वाटर मॉलिक्यूल और नाइट्रिक एसिड के इंटरेक्शन हुए, बॉन्ड और स्ट्रांग हुआ और इस वजह से बॉइलिंग पॉइंट और बढ़ गया। बहुत ज्यादा नेसेसरी नहीं है कि आप हर बार समझें कि बॉइलिंग पॉइंट क्यों बढ़ गया है। आप ऐसा भी, अगर ज्यादा कंफ्यूजिंग होता है आपके लिए, मैं तो इलैबोरेट करके एक्सप्लेन कर रहा हूं हर चीज को, जिसे जो सुनना हो, जो कंफ्यूजन हो, वो उसके समझ में आए और वो सुन ले बात को। अगर आपको थोड़ा कम याद रखना है तो आप इतना मान के चलिए कि इस केस में जैसे जैसे वाटर की कंपोजिशन कम होगी वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। इवेपोरेट हुआ, इवेपोरेट होकर वेपर बने। अब वेपर की कंपोजिशन क्या है ये देख लो ना, ये वेपर से ही तो आया है, ये वेपर से ही तो कंडेंस हो गया है। अब वेपर में नाइट्रिक एसिड ज्यादा हो गया परसेंटेज में, किससे? वाटर से, क्योंकि नाइट्रिक एसिड ज्यादा इवेपोरेट हुआ और वाटर कम। अब मैं इसे फिर से इस कंटेनर में डालता हूं। अब मैं जिस चीज को हीट कर रहा हूं वो है 60% नाइट्रिक एसिड एंड 40% वाटर। 60% नाइट्रिक एसिड एंड 40% वाटर। और मान लीजिए जितना मैं नाइट्रिक एसिड बढ़ा रहा हूं उतने ही इंटरेक्शन वाटर और नाइट्रिक एसिड में बढ़ रहे हैं, उतना ही बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है। अब मैं इस टेम्परेचर पर बॉइल करूंगा नाइट्रिक एसिड और वाटर को, और जब मैं इस टेम्परेचर पर नाइट्रिक एसिड और वाटर को बॉइल करता हूं तो मुझे फिर से ऊपर वेपर्स नजर आते हैं। अब उन वेपर में नाइट्रिक एसिड और भी ज्यादा होंगे क्योंकि नाइट्रिक एसिड ज्यादा इवेपोरेट होगा और वाटर कम। अब परसेंटेज आ गई है फाइनली 68% एंड 32। ये वेपर्स बने होंगे, वेपर में 68% नाइट्रिक एसिड हो गया है और 32% वाटर। ये मैंने लैंड कर लिया, बस बढ़ा रहे हैं ना अमाउंट, नाइट्रिक एसिड की बढ़ा देते हैं वाटर के कंपेयर में, क्योंकि नाइट्रिक एसिड ज्यादा इवेपोरेट होता है और वाटर कम। अब इस सिचुएशन में जब हम इस कंपोजिशन पर आते हैं तो ये बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है मिक्सचर का 393 केल्विन। अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। अब इस टेम्परेचर पर ये सॉल्यूशन मैं यहां पलटता हूं जिसकी कंपोजिशन है 68% और 32%,
और 68% HNO3, 38%, 32% वाटर, और ये टेम्परेचर, तीनों वैल्यूज याद कर लीजिए, एग्जाम्पल है एक, टेम्परेचर और कंपोजिशन। अब मैं हीट करता हूं ना, तो मुझे 68% ही HNO3 मिलता है और 32% वाटर। मतलब इसका ये समझ में आता है कि लिक्विड और वेपर की कंपोजिशन सेम है, यानी अब वाटर की अमाउंट और कम होने वाली नहीं है। तो यहां से क्या हम रीजन निकाल सकते हैं बाहर, कि क्या चीज मैं यहां से, क्या रीजनिंग में यहां से निकालूं कि मैं खुद को ये सेटिस्फाई कर सकूं कि लिक्विड और वेपर फेज की कंपोजिशन सेम क्यों आ रही है। इसका मेनली रीजन ये हो सकता है कि मोस्टली, या यहां आप जितने भी मोस्टली बॉन्ड है 95%, 99% बॉन्ड सेम इंटरेक्शन के, जैसे प्योर लिक्विड्स में होता है। अगर मैं प्योर वाटर लूं तो सभी बॉन्ड्स लगभग सेम इंटरेक्शन के होंगे, तो सभी बॉन्ड एक ही टेम्परेचर पर ब्रेक होंगे। तो ऐसे ही इस समय लगभग बॉन्ड्स की ऐसी पोजीशन बन चुकी है कि जब मैं हीट करता हूं तो सभी बॉन्ड्स सेम स्ट्रेंथ के हैं और वो सेम टेम्परेचर पर, यानी एक ही टेम्परेचर पर 120 डिग्री सेल्सियस पर सारे ही बॉन्ड्स ब्रेक होने लगते हैं, यानी लिक्विड बॉयल होने लगता है। और इस कंडीशन में हमें लिक्विड और वेपर की कंपोजिशन में कोई चेंज नजर नहीं आता, क्योंकि जितना वोलेटाइल इस समय नाइट्रिक एसिड है उतना ही वोलेटाइल वाटर है, क्योंकि हमारे हिसाब से बेशक दो अलग अलग तरीके के मॉलिक्यूल्स हैं, मगर अब ये ऐसे बिहेव नहीं कर रहे हैं। अगर मैं नाइट्रिक एसिड और वाटर दोनों को एक ही मॉलिक्यूल मान लूं, तो आप ऐसा मान के चलिए कि जब मैं हीट करता हूं तो नीचे से एक ही तरीके के मॉलिक्यूल इवेपोरेट होते हैं और लिक्विड फेज में एक ही तरीके के मॉलिक्यूल आते हैं। इसीलिए लिक्विड फेज और वेपर फेज की कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं है। तो इस कंडीशन में ये एक एजियोट्रॉप बन गया। अब क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट इस समय मैक्सिमम है, तो जितना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है उतना कम वेपर प्रेशर होता है। तो इस समय वेपर प्रेशर मिक्सचर का मिनिमम है और बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम है। तो मतलब अगर मैं 68% नाइट्रिक एसिड और 32% वाटर लेता हूं तो एक सॉल्यूशन बनेगा। वो सॉल्यूशन ऐसे बिहेव नहीं करेगा कि वो दो चीजों का मिक्सचर है, वो प्योर लिक्विड की तरह बिहेव करेगा। और इस मिक्सचर पर अगर मैं इस सॉल्यूशन को लेता हूं तो इस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट 120 आता है, जो कि मैक्सिमम है। इसके बाद घटेगा। अगर 68 से और ज्यादा हुआ 75 नाइट्रिक एसिड, तो इससे बड़ी वैल्यू नहीं आएगी बॉइलिंग पॉइंट की। तो 68 और 32 ये कंपोजिशन पर नाइट्रिक एसिड और वाटर के मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम है। और मैक्सिमम यानी इतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट कब आएगा? अगर बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है किसी मिक्सचर का तो उसका वेपर प्रेशर मिनिमम है। तो ये मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप है और इस समय इसका मिनिमम वेपर प्रेशर है। ग्राफ से अगर मैं समझूं, मैं बहुत ज्यादा आपको इसमें परेशान नहीं करूंगा। मैं चाहता हूं कि बात आपको जितनी करेक्ट हो सके एक साथ वो हो जाए। लेकिन एक मैं आपको इसका मेन क्राइटेरिया समझाता हूं। अगर ये टेम्परेचर वाली लाइन है और ये कंपोजिशन वाली लाइन है, जैसे कि परसेंटेज लिख देता हूं, मोल फ्रैक्शन का भी इस्तेमाल किया जाता है, तो ये जगह क्या है? मुझे एक लाइन इस पे बनाने दीजिए। इसका मतलब है कि अगर मैं इस पॉइंट पर आऊं, इस पॉइंट पर जब इस तरफ मैं लेता हूं वाटर 100% है और इस तरफ नाइट्रिक एसिड, इस पॉइंट पर नाइट्रिक एसिड 100% है, तो मैं हाफ से भी आगे जा चुका हूं। तो जैसे जैसे मैं आ जाऊंगा 100 से वैल्यू वाटर की घटेगी, क्योंकि नाइट्रिक एसिड डलता चला जाएगा। तो 100 से बड़ी वैल्यू तो नहीं आएगी, नाइट्रिक एसिड बट डालेंगे अब इसमें भी। तो ये प्योर वाटर है। प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 373 केल्विन होता है। नाइट्रिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट, या इसे उन्हीं वैल्यूज में लिखते हैं ताकि ऊपर से जल्दी नजर में आए, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। और नाइट्रिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट 70 और 83 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इस हिसाब से 100 और 83, 100 डिग्री और 83 डिग्री, तो मैं ऐसे बढ़ता हूं इस तरफ, तो वाटर की परसेंटेज घटती है। ये 50 हो गई, ये 50 से आगे चली गई, यानी कि वाटर की परसेंटेज 50 से भी कम हो गई, 32% वाटर रह गया है और 68% नाइट्रिक एसिड। और इस कंपोजिशन पर ये वैल्यू है किसकी? ये वैल्यू है इस कंपोजिशन पर ये, और मैं इसे यहां मार्क करता हूं।
तो ये आ गया आपका बॉइलिंग पॉइंट यानी 120 डिग्री सेल्सियस। और इस बॉइलिंग पॉइंट पर जो भी लिक्विड आप हीट करेंगे तो यही वो वेपर फेज को हीट करेगा। तो 120 पर लिक्विड, इस लिक्विड की लिक्विड फेज और वेपर फेज दोनों की कंपोजिशन यही है। 120 पर मिक्सचर की कंपोजिशन लिक्विड और वेपर दोनों की सेम है। तो इस तरीके से आपको सिर्फ दो डेफिनेशंस को समझाने के लिए मैंने एजियोट्रॉप्स को इतना इलेबोरेट किया ताकि आपको बात ढंग से समझ में आए। क्योंकि जब हम पढ़ते थे, जब हम स्टूडेंट थे, तो हम भी बहुत एजियोट्रॉप्स को ढूंढते थे, उनके एग्जाम्पल्स, उनका एक्सप्लेनेशन ढूंढते थे। बड़ा मुश्किल हो जाता था अगर किसी बच्चे को इलेबोरेट करके अच्छे से क्लियरिफाई फिजिकल मीनिंग के साथ एजियोट्रॉप पढ़ना हो तो वो लेक्चर को बड़े ध्यान से देखें। और अच्छा होगा कि आप एजियोट्रॉप पर अच्छी पकड़ बना लें, इससे आपको चैप्टर में अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा। थैंक यू वेरी मच।